हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। तो बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बच्चों कन्फॉर्मेशंस के बारे में बातें करेंगे। कन्फॉर्मेशंस जो कि एक पार्ट है आइसोमेराइज्म का ही, ऑल्दो कन्फॉर्मर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, जो बात मैं पहले भी अपने काफ़ी लेक्चर्स में बोल चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में हम ऑल्दो इट्स नॉट ट्रू आइसोमर्स, लेकिन फिर भी ये पार्ट आइसोमेराइज्म में ही पढ़ाया जाता है, जिसे हम कन्फॉर्मेशंस या फिर रोटोमर्स बोलते हैं। कन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स दोनों एक ही चीज़ का एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है इन दोनों का। और इनमें हम कुछ प्रोजेक्शंस का मतलब कुछ इन्हें दिखाने का तरीका है। जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, रोटोमर्स होते हैं, इन्हें दिखाने का एक वे है, तो उन चीज़ों को प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे उन कुछ प्रोजेक्शंस के बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज कन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स। कन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स। तो बच्चों बात ही होती है कि व्हाट इज कन्फॉर्मर और रोटोमर। तो बेटा होता क्या है कि कन्फॉर्मर और रोटोमर असलियत में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल है, बस उसमें क्या होता है कि फ्री रोटेशन हो जाती है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म अगर आपको याद होगा तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आइसोमेराइज्म होता था, सही है। ये क्या है, ये आइसोमेराइज्म नहीं है, ये कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से अलग अलग कन्फॉर्मेशंस बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपको लोग ये दिख रहा होगा, ये कि कंपाउंड मैंने बनाया हुआ है काइंड ऑफ, और इसमें अगर आप देख रहे होंगे, इसमें ये समझिए जो दोनों के दोनों जो ब्लैक वाले जो है बीच में जो है, दीज आर कार्बन, है ना। कार्बन टेट्राहेड्रल नेचर बनाता है, देखिए कुछ इसी तरीके से टेट्राहेड्रल टाइप ही है। और इसमें ये तीन चीज़ें जोड़ी है, मैंने जानबूझ के तीनों की तीनों चीज़ें डिफरेंट जोड़ी हैं जिससे कि आपको अच्छे से थोड़ा सा दिख पाए, सही है ना। एक ये ब्लू बॉल है, एक येलो है, एक रेड है, और ये बीच में जो ब्लैक है, ब्लैक इज कार्बन बेसिकली, सही है। तो अगर आपको पता होगा कि अगर इसमें ये जो चार बॉन्ड अगर बनेंगे, है ना, अगर चार बॉन्ड बनाता है इस तरीके से सिंगल, तो इसमें आपस में फ्री रोटेशन हो सकती है ना बेटा। इसमें क्या हो सकती है, फ्री रोटेशन हो सकती है। जबकि अगर आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म वाले फंडे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म में होता क्या था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता था, और डबल बॉन्ड बनते के साथ ही ये क्या हो जाते थे, यहाँ पे फिर दो बॉन्ड बनते थे, है ना, दो बॉन्ड बनते थे। और डबल बॉन्ड जब बनता था तो क्या हो जाती थी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड के केस में एक तो बॉन्ड ऐसे ही रहता था सिग्मा वाला, जो पाई होता था वो ऑर्बिट, जो ये वाला एक्सिस है इसके पैरेलल, एक तरीके से परपेंडिकुलर इस तरीके से बनते थे बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे, सही है। और उस सिनेरियो में अगर हम घुमाते तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, तो ब्रेक होने की वजह से वो दूसरा कंपाउंड बनता। अब अगर वो दूसरा कंपाउंड बनता तो फिर उसे हम यहाँ पे होता था हमारा कि भाई वहां पे वो कंपाउंड दूसरा बन जाता था, सही है। अब वो कंपाउंड दूसरा होता था, ये उसमें जैसे याद होगा सिस ट्रांस, EZ और सिन एंटी, उसमें क्या होता था, कंपाउंड दूसरा बन जाता था। ये जो है कन्फॉर्मर्स जो है, रोटोमर्स जो है, ये बेटा कंपाउंड सेम है, सेम ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से देखिए, आप सामने से आपको दिख रहा होगा ब्लैक के जस्ट पीछे ब्लैक है, सही है, ब्लू के जस्ट पीछे ब्लू आ रहा होगा, येलो के येलो, रेड के रेड, जितना बेस्ट हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं इसको हल्का सा ऐसे घुमाता हूँ तो अब आपको दिख रहा होगा कि ब्लू के जस्ट पीछे ब्लू नहीं है, ब्लू के पीछे ब्लू के काइंड ऑफ ऐसे आपको येलो दिख रहा होगा और ऐसे ब्लू दिख रहा होगा, सही है। तो ये एक तरीके की इसकी दूसरी कन्फर्मेशन है। नेक्स्ट, ब्लू के पीछे अब येलो आ गया है, ये इसकी नेक्स्ट कन्फर्मेशन है। अब ब्लू के लेफ्ट में आपको रेड दिख रहा होगा, राइट में आपको येलो दिख रहा होगा, एक नई कन्फर्मेशन है। और अब फिर से वही वाली जो फर्स्ट थी, ब्लू के जस्ट पीछे ब्लू वाली। तो ये कन्फर्मेशंस है। अब मान लीजिए जस्ट इन केस ये कार्बन और ये तीनों के तीनों चीजें सेम है। फॉर एग्जांपल इथेन, HHH, तो उसके केस में दो ही कन्फर्मेशन रहेगी। एक कौन सा, जब H के पीछे H, H के पीछे H, H के पीछे H, और जस्ट ऐसे कि H के पीछे कुछ नहीं, दोनों के दोनों एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है ये ब्लू वाला, ठीक है। अब जैसे अगला करोगे तो H के पीछे H, तो देखिए अगर सब अलग अलग हुए तो काफी सारी कन्फर्मेशंस बन सकती हैं।
अगर सारे के सारे अलग अलग हुए, मतलब ये तीनों अलग हैं, ये तीनों अलग हैं, तो काफी सारी कन्फर्मेशंस बन सकती हैं। लेकिन अगर सभी सेम है, जैसे ये हाइड्रोजन 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 सब हाइड्रोजन है इथेन वाले केस में, तो उसमें दो ही बनेंगी, एक ये एग्जैक्टली जो पीछे पीछे पड़ रहा है, ठीक है, और एक ये वाला सिनेरियो, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम क्या, कन्फर्मेशंस, और इनसे बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स, ठीक है जी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कन्फॉर्मर्स जो होते हैं ये फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं, फ्री रोटेशन की वजह से, सही है बेटा, फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं। एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग कन्फॉर्मेशंस को हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं, या फिर अलग अलग ओरिएंटेशंस को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स, सही है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया आपको, इथेन के केस में दो सिनेरियो बन सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन है, जस्ट हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक तो क्या हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जस्ट यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यही पीछे। तो ये जो अगर हम इधर से देखेंगे तो हाइड्रोजन के, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था कि भाई रेड के पीछे रेड, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन मान लीजिए, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो सेम एग्जैक्टली पढ़ रहे होंगे तो एक कन्फॉर्मेशन, और एक एग्जैक्टली अगर बीच में पढ़ रहा होगा इस तरीके से तो दूसरी कन्फॉर्मेशन, सही है जी, ठीक है ना, सही है। तो ये हो गई हमारी क्या कन्फॉर्मर्स। बेसिकली इट हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म होता था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, कन्फॉर्मर्स होते हैं फ्री रोटेशन के कारण, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं दिस इज कन्फॉर्मर्स आर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन 3D, 3 डायमेंशन में अलग अलग ओरिएंटेशन एक ही मॉलिक्यूल की को हम कन्फॉर्मेशंस कहते हैं, सही है बेटा। अब बहुत इजीली रोटेशन होने की वजह से, ध्यान सुनिएगा, बहुत इजीली रोटेशन होने की वजह से, है ना, क्योंकि देखिए अपनी जगह पे ये बहुत इजीली मूव कर पाता है, तो इस वजह से एक कन्फॉर्मेशन में, ठीक है ना, जब एक एग्जैक्टली पीछे होता है, और जो ये वाली है जब मतलब एग्जैक्टली पीछे नहीं पड़ रहा है, अलग अलग है, इनमें एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इसलिए ये जो रोटेशन है ये बहुत इजीली हो सकती है। ये जो ओरिएंटेशन मतलब ये जो चेंज है, ये जो कन्फॉर्मेशंस का बनना है, अलग अलग ओरिएंटेशंस का होना, ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो कन्फॉर्मर्स हैं दीज, मतलब आप इन्हें एग्जैक्टली डिफरेंट मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं बोल सकते, दीज आर सेम मॉलिक्यूल जस्ट हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इजीली एक मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना बहुत इजीली कर पाते हैं, और ये रेगुलर चेंज होती रहती है। इनकी एनर्जी में भी बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा जी, इनकी एनर्जी में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। अब इन कन्फॉर्मर्स को दिखाने के लिए, इन कन्फॉर्मेशंस को, कन्फॉर्मर्स एंड रोटोमर्स आर सेम थिंग, इन कन्फॉर्मेशंस को दिखाने के लिए देयर आर फ्यू प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन क्या है बेसिकली, जैसे देखिए अभी मैंने तो आपको ये थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश की। अब आप कोई एग्जाम लिखने जाएंगे, आप कोई जेई का या नीट का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पे तो भाई वो आपसे ऐसे तो कहेगा नहीं कि 3D में दिखाइए, वहां पे तो आपको क्या है, हर चीज को पेन पेपर पे दिखाना है। तो देयर आर फ्यू वेज बाय विच यू कैन शो अ 3D व्यू इन अ 2D व्यू, ठीक है ना। 3D को 2D में दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्शंस है, इन कन्फॉर्मर्स को दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्शंस है जिन्हें हमने यहाँ पे बेसिकली इसमें पढ़ना है कन्फॉर्मेशंस में, और उन्हें हम बोलते हैं कुछ प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का बेसिक मतलब है कि 3D को 2D में दिखाना, ठीक है, 3D को 2D में दिखाना। अब उसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है दैट वाज गिवन बाय न्यूमान एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रोजेक्शन दी थी। इन्होंने क्या कहा, जैसे हम अभी इथेन की बात कर रहे थे, ठीक है ना, इसको साथ में लेते हुए चलते हैं। जैसे ये इथेन है, ठीक है, इथेन है या फिर कुछ भी ले सकते हैं, चारों के चारों डिफरेंट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले हम इथेन सबसे बेसिक केस लेते हैं। जैसे इथेन है, अब देखिए ऐसे आपको ये साइड व्यू ऐसे दिख रहा है, ठीक है जी, साइड व्यू इस तरीके से दिख रहा है, ये दोनों कार्बन ये अलग अलग, ये सब अलग अलग इस तरीके से, या फिर अगर सेम भी है तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 ये साइड से दिख रहे हैं। अब इस चीज को आपको 2D में दिखाना है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप इसको ऐसे सामने से देखिए, ऐसे जैसे आप लोग देखेंगे तो ऐसे सामने से देखिए, सामने से आप देखोगे, आप मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं इस साइड से,
तो यहाँ से आपको ये ब्लैक जो है, ये जो कार्बन दिख रहा होगा इस तरह से, तो इन्होंने कहा जो फ्रंट व्यू से हम देखेंगे, जो फ्रंट कार्बन है उसे हम एक डॉट से दिखाएंगे, ठीक है ना। फ्रंट कार्बन को हम एक डॉट से दिखाएंगे, फ्रंट कार्बन को, जो आपको ये चीज दिख रही है, सही है। अब जो इसके पीछे वाला कार्बन है उसे कैसे दिखाएंगे, उसे हम दिखाएंगे एक इस तरह से सर्कल से। तो मतलब एक तरीके से अगर आप सामने से देखोगे, इस तरह से देखोगे आप यहाँ से, तो आपको ये कार्बन डॉट दिखेगा और ये वाला ये सर्कल में दिखेगा, ठीक है जी। फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, सही है बेटा, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। तो अब हम दोनों को एक साथ कैसे दिखाएंगे, दोनों को हम ऐसे दिखाएंगे बेटा, एक साथ जब दिखाना होगा, ये हुआ फ्रंट और ये इसके पीछे बैक। तो अब आप इस 3D की चीज को इस 2D में इस तरह से दिखा देंगे। अब रही बात इनको कैसे दिखाएंगे, तो बेटा देखिए, अभी वैसे तो आपको पता होगा ये जो है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि चारों के चारों इसमें सिंगल बॉन्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री, या फिर ये भी कह सकते हैं 109.5 डिग्री ऑलमोस्ट, सही है, 109.5 डिग्री के करीब है। अब यार इसको मैं 109.5 को अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे ये सामने से, जो जब मैं देखूंगा इस चीज को सामने से, तो ये मुझे 109 नहीं दिखेगा। इन दोनों में जो ये वाला बॉन्ड एंगल दिखना है मुझे, ये दैट विल बी अराउंड 120। जब मैं इस चीज को क्या, इस चीज को जब मैं इस तरीके से, है ना, जब मैं इस चीज को इस तरह से दिखाऊंगा तो ये बेटा कैसा दिखेगा, ये मुझे दिखेगा काइंड ऑफ 120 डिग्री पे, है ना, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। अब जो तीनों के तीनों मुझे दिखेंगे, जैसे फ्रंट से जुड़े हुए हैं, जो बेटा फ्रंट से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं इससे ही, यहीं से निकालते हुए दिखाऊंगा इस तरह से, एक दूसरे के 120 पे, ऑल्दो दीज आर एट 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट जब मैं उसको 2D पे ऐसे दिखाऊंगा, जब मैं सामने से दिखाऊंगा, या फिर आप ऐसे समझिए इस चीज को आप ऐसे देखेंगे तो ये 120 डिग्री दिखेगा। तो इस तरीके से दिखेंगे, फ्रंट के तीनों चीजें दिख गई, सही है। अब बैक वाले कैसे दिखाएंगे, तो बेटा देखिए बैक वाले हम इस तरह से दिखाएंगे, अगर जस्ट एकदम इसके पीछे ही लाई कर रहा है तो हमें इसके अगर पीछे दिखाना होगा तो मैं इस जगह से दिखाऊंगा ऐसे। अगर ये राइट पे दिखाया है तो इधर भी ये हल्का सा राइट पे और ये भी, ठीक है। अब मान लीजिए ये ब्लू है तो चलो ब्लू ब्लू लिख देते हैं, कुछ नहीं, ब्लू तो इसके पीछे भी ब्लू, राइट में रेड, इसके भी रेड, लेफ्ट में येलो, इसके भी येलो, सही है। तो दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब ये अगर हाइड्रोजन होते तो हाइड्रोजन 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 कुछ भी हो सकता था, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी इसके साथ इस कार्बन से अटैच होगा वो उस तरीके से दिखा सकते हैं। तो एक तो ये प्रोजेक्शन हो गई, सही बात है। फ्रंट ये तीनों, बैक के उस तरह से सर्कल के साथ, बड़े वाले सर्कल के साथ, सही है। अब जब आप इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, जब आप इसके सामने से देखिए, जैसे ये है ब्लू ब्लू था, अब इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है ना, ब्लू के राइट में ब्लू आ गया और लेफ्ट में येलो, और जस्ट एकदम अपोजिट साइड पे देखिए नीचे रेड आ गया, ठीक है ना बेटा, जब नीचे एकदम रेड आ गया तो उसे कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे में हम फ्रंट वाले को तो फिक्स रखते हैं, पीछे वाले को घुमाते हैं तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, फ्रंट की तीनों चीजें इस तरह से, दैट इज ब्लू रेड एंड येलो। अब जब मैंने उसे घुमाया तो ब्लू पहुंचेगा यहाँ पे और रेड यहाँ पे और येलो यहाँ पे, सही है बेटा। तो ये दो तरीके हो गए। अब देखिए बात एक चीज बताता हूँ, अगर ये सारे के सारे डिफरेंट होंगे तो अलग अलग कन्फर्मेशंस आएंगे। कैसे, ब्लू के पीछे ब्लू, ब्लू के राइट में ब्लू, लेफ्ट में येलो। अब अगला घुमाओगे तो रेड के पीछे ब्लू आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ब्लू रेड ये सब तो कुछ होना नहीं है, वहाँ पे तो क्या होंगे, कुछ एटम्स जुड़े होंगे। तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम इथेन की बात करते हैं, इथेन को इस तरीके से दिखाइए, इस वाले तरीके से। तो कार्बन, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही है बेटा। तो देखिए जब एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे लाई करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या पढ़ते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड है ना, एक्लिप्स का मतलब भी पता होगा, जब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली मतलब लाई कर जाते हैं, है ना, वो सोलर एक्लिप्स और वो सब आपने देखा होगा। तो उसमें जो होता है कि भाई वो सूरज उस तरह से एक्लिप्स टाइप हो जाता है, तो वो हो गई हमारी क्या, एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है जी। और दूसरी जो है ये वाली जो है, मतलब जब कार्बन
कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और करेक्ट इधर हाइड्रोजन एंटी अपोजिट पोजीशन पे, और ये तो ये वाली जो हो जाएगी इसे बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा। तो देखिए इथेन की ये दो कन्फर्मेशन होंगी, एक जब करेक्ट एकदम लाई कर रहे होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल अगर देखा जाएगा तो 0 डिग्री होगा, और इन दोनों के बीच में जब देखा जाएगा तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। सही है। इसमें कितना होगा थीटा? एक तरीके से 0 डिग्री, क्योंकि एकदम सेम जगह पे लाई कर रहे होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है जी। ये फ्रंट से देख रहे हैं हम, ये फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, दो तरह की फॉर्म आ सकती है इथेन के केस में, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक स्टैगर्ड फॉर्म। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो एंगल है ना, एंगल जो है, एंगल बेसिकली जो थीटा जो है, इसे हम बोलते हैं टॉर्सनल एंगल। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल एंगल। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, इसमें टॉर्सनल एंगल है 0। टॉर्सनल एंगल को आप डिफाइन करना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि मिनिमम एंगल बिटवीन जो फ्रंट वाले जो है उनके बीच, उनका जो प्रोजेक्शन में जो भी अटैच्ड है एटम्स उसमें, और बैक वाले के में जो बॉन्ड एंगल दिखेगा बीच में, टॉर्सनल एंगल उसे बोलते हैं। और इसमें हम मिनिमम एंगल की बात करते हैं हमेशा। तो इसमें टॉर्सनल एंगल है 0 और उसमें है कितना? 60। तो एक चीज ध्यान रखना, ये हो गया टॉर्सनल एंगल। और इन्हीं की वजह से अब देखिए इस हाइड्रोजन और इस कार्बन और पीछे वाले हाइड्रोजन और उसके कार्बन के, इन्होंने क्या किया हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बॉन्ड बनते हैं। तो इस आगे वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड पेयर है और पीछे वाले जो बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर है, इनके बीच में जो रिपल्शन होगी उसे बोलेंगे क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन बेसिकली आप कह सकते हो कि जो आगे के जो कार्बन के साथ B और पीछे वाले कार्बन, मतलब अगर देखिए टॉर्सनल एंगल मिनिमम होगा, मतलब 0 होगा एक तरीके से, तो टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगी। रीजन बीइंग क्योंकि एक के पीछे करेक्ट दूसरा लाई कर रहा होगा। अब जब वो लाई कर रहे होंगे तो इनके बीच में दूरी सबसे कम होगी, दूरी कम होगी तो रिपल्शन मैक्सिमम होगी। अब जैसे आप इसे घुमा दोगे तो थोड़ी सी क्या होगी? दूरी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप टॉर्सनल एंगल को बढ़ाएंगे टॉर्सनल स्ट्रेन घटेगी, और टॉर्सनल स्ट्रेन के घटने की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल की वो वाली कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक्लिप्स्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द स्टैगर्ड फॉर्म, बिकॉज आइदर यू कैन से इसमें टॉर्सनल एंगल 0 है या मिनिमम है इस वजह से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है। टॉर्सनल एंगल ज्यादा मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन कम, स्ट्रेन कम तो इसका मतलब मॉलिक्यूल या फिर कन्फॉर्मर वो वाला ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे बेसिकली इन कन्फर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन सी कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। अब इथेन के केस में तो 2 ही कन्फर्मेशन हैं आपकी, एक ही स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म और एक स्टैगर्ड। इसमें स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसके अंदर टॉर्सनल एंगल ज्यादा है और टॉर्सनल स्ट्रेन कम है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। सही है बेटा। तो ये हो गई इसकी दोनों की दोनों कन्फर्मेशंस। अब इनकी जगह पे जैसे ये मैंने देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल बनाए तो बहुत सारी बन सकती हैं, इनकी वजह से बहुत सारी बन सकती हैं। बट पहले आप इस सारे को समझिए। न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक फ्रंट कार्बन, एक बैक कार्बन, फ्रंट के तीनों इस तरह दिखाएंगे, तीनों में 120 बॉन्ड एंगल दिखाया जाएगा, क्योंकि जब हम 2D में इस चीज को लाएंगे तो 120 से ही हम उस चीज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पीछे वाला जस्ट सेम लाई करेगा तो टॉर्सनल एंगल 0 हो जाएगा और टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगी। जब हम उसे घुमाएंगे, अब आप कहोगे सर एक एंगल 1 डिग्री एंगल पे दिखा दीजिए। बेटा ऐसे तो दुनिया भर की प्रोजेक्शंस है, तो जो प्रोजेक्शंस अपने सिनेरियो में है वहीं तक की बात की जाए तो बेहतर है। तो उसमें प्रोजेक्शंस 2 ही तरीके से दिखाई जाती है, आइदर एट 0 और आइदर एट 60 डिग्री। 60 पे क्यों? क्योंकि देखिए जब भी 60 पे है ना, जब भी 60 पे है तो ये इधर से भी 60 इधर से भी 60 है। अगर आपने इसे इधर से 61 करना चाहा तो इधर से 59 हो जाएगा, और असलियत में टॉर्सनल एंगल मिनिमम एंगल होता है, तो हम फिर 59 वाला गिनेंगे। तो मैंने वही बात कही कि सारी की सारी नहीं दिखाई जा सकती, 0 और 60 डिग्री वाले पे ही दिखाया जाएगा। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। इस प्रोजेक्शन में ये कुछ कन्फॉर्मर्स हैं, एक ये एक्लिप्स्ड फॉर्म वाला, एक स्टैगर्ड वाला। स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम है और इसका टॉर्सनल एंगल ज्यादा है। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। एक बार देख के जल्दी से इसे थोड़ा सा जो भी आपको नोट करना है कर लीजिए। हाँ जी ठीक है जी, बना लिया। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे
ये इथेन का था, प्रोपेन का बना लेते हैं, प्रोपेन का जल्दी जल्दी। ठीक है जी, तो प्रोपेन में जैसे मान लीजिए क्या है, CH3 CH2 CH3, इनमें से बेटा कोई भी दो एटम आपको लेने होंगे जिससे आपको दिखाना है, मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सही है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के साथ दिखाना है। फर्स्ट पे, फर्स्ट मतलब हम फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है जी, फर्स्ट इसके हिसाब से हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो इस पे हमें पता है इस पे तीन चीज़ें लगी हुई हैं, एक CH3 और 2 H, तो चलो CH3 यहाँ ले लेते हैं, H और H, सही फ्रंट। बैक वाले को देखेंगे, अगर बैक वाले पे, बैक वाला जो है इस पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। अब इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये वाली हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ठीक है। दूसरा फ्रंट वाले को एक ही जगह पर रख के बैक वाले को हम घुमाएंगे, तो इसकी अगली फॉर्म, अगला कन्फॉर्मर क्या हो जाएगा, फ्रंट वाले के तो CH3 H H H H H, सही है। ये इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। अब कोई कहे कि सर अगला वाला घुमाइए, तो बेटा अब एक चीज़ देखिए, जब आप नेक्स्ट भी घुमाओगे ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, तो यही सेम चीज़ बन जाएगी कि CH3 के पीछे H और फिर HS तो सेम ही है। तो इन केस ऑफ प्रोपेन भी दो ही कन्फॉर्मर बनेंगे, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, जिसमें कि स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। लेकिन अब जब यही केस हम ब्यूटेन के केस में करते हैं, जब यही चीज़ हम ब्यूटेन के केस में करते हैं, तो इसके केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। जैसे कि देखिए ब्यूटेन का केस जो है CH3 CH2 CH2 CH3, अगर बेटा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे तो फिर सेम प्रोपेन वाला ही सिनेरियो बनना है। क्यों? क्योंकि इस पे तीनों के तीनों H है और इस पे एक बड़ा ग्रुप है। लेकिन ब्यूटेन के केस में जब भी हम इन कन्फॉर्मर्स का पूरा एनालिसिस बोलते हैं, इसे बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो जब हम इनका कन्फॉर्मेशनल मतलब जितने भी कन्फॉर्मर्स हैं उन सबका एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं उसमें हम फर्स्ट इसे लेते हैं और सेकंड इसे लेते हैं। और अब आप फर्स्ट के हिसाब से देखोगे, फर्स्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे फ्रंट पे ये है, फर्स्ट पे आपके क्या क्या है, फर्स्ट पे एक CH3 है, 2 H है, और उसके बाद है ना फर्स्ट वाले पे एक CH3 2 H है, सेकंड वाले पे भी 2 H है ना, 2 H है और एक CH3 है। चलिए सबसे पहले हम CH3 के पीछे ही लेके चलते हैं, H। फर्स्ट ये फॉर्म बनी, सही है। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, सेकंड कन्फॉर्मर क्या बनेगा कि जो पीछे वाला CH3 है उसे 60 डिग्री पे ले आए, CH3 HH। फ्रंट को तो आपने क्या करना है, स्टेबल एक ही पोजीशन पर फिक्स कर देना है, दूसरे में CH3 HH। सर उसी की तरह इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? नहीं, अब देखिए इसकी थर्ड कन्फर्मेशन भी बनेगी। क्यों? पहले CH3 के पीछे CH3 था, अब CH3 में 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखिए थर्ड वाली CH3 HH। अब बेटा यहाँ वाले पे आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा H। CH3 के पीछे H और H के पीछे CH3। तो अब देखिए इसमें CH3 सेम पे थे, CH3 60 डिग्री पे, और CH3 के पीछे H और ये। तो देखिए ये तीसरी डिफरेंट है ये भी एक तरीके की एक्लिप्स्ड ही, बट इस एक्लिप्स्ड और इस एक्लिप्स्ड में अंतर है। वाई? क्योंकि यहाँ पे दो CH3 बड़े ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे आगे पीछे लाई कर रहे हैं, और इसमें एक बड़ा ग्रुप पीछे छोटा ग्रुप, आगे छोटा ग्रुप पीछे बड़ा ग्रुप। तो अब इसमें डिफरेंस हो जाएगा एनर्जी लेवल में। अगली देखिए CH3 HH, फ्रंट तो हमने फिक्स कर दिया, CH3 कहाँ जाएगा, जस्ट अपोजिट HH। अब यहां पे देखिए बेटा बड़ा ग्रुप जस्ट अपोजिट साइड है एकदम, सही है। अगला देखिए CH3 HH, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा CH3 और इस जगह पे भी H और इस जगह पे भी H। अब अगर आप देखोगे ये और ये सेम है। क्यों सेम है? देखिए CH3 के पीछे H, CH3 के पीछे H, इधर राइट पे HH है, उस पे देखिए H और CH3। सर ये तो अलग हो गया, नहीं बेटा, अब इसके लेफ्ट पे देखिए CH3 और H अब भी सेम है, बस इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। लेकिन CH3 और CH3 के बीच में अब भी 120 का एंगल है, यहाँ पे 120 का था, यहाँ पे भी दोनों H थे, यहाँ पे अब इस साइड दोनों H है। तो ये और ये सेम एनर्जी की होंगी, ये सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े ग्रुप के साथ सबसे बड़ा ग्रुप है,
इसमें 60 डिग्री पे है, इसमें देखिए एकदम जस्ट अपोजिट, एकदम 180 डिग्री पे अपोजिट आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसका सबसे एनर्जी लेवल कम होगा। अब इससे अगली देखिए CH3H, ये तो कॉमन है, और यहाँ पे CH3H और H। अगर यहाँ पे अब आप इनको मैं नंबर दे दूँ, इसको बोल दूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि इसमें आप चेक कीजिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मतलब इन सारे में, तो पहली बात तो ये है जिसमें टॉर्सनल एंगल मैक्सिमम होगा, दैट इज दिस एंड दिस, ये तीनों की तीनों B, D एंड F, B, D एंड F, ये ज़्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू A, C एंड E। वाई? बिकॉज इन तीनों में जो A, C और E है, इनों में टॉर्सनल एंगल मिनिमम है, इसका मतलब इनकी टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होगी। तो एक बात तो साफ है कि A, C एंड E इज लेस स्टेबल देन B, D एंड F स्टेबिलिटी में, और एनर्जी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ACE की ज्यादा होगी BDF से, क्योंकि हमें पता है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है बेटा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अब इसमें ध्यान सुनिएगा, इसे बोलते हैं जो है ना एकदम CS, मतलब जो सेम बड़े बड़े ग्रुप एकदम एक दूसरे के जस्ट पीछे पड़ जाते हैं, इस फॉर्म को बोला जाएगा परफेक्टली एक्लिप्स्ड फॉर्म। परफेक्टली एक्लिप्स्ड है ये। और ये जो दोनों की दोनों है C एंड E, दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स तो है बट पार्शियली है। वाई पार्शियली? बिकॉज बेटा इसमें और इसमें देखो एक्लिप्स तो हो रहा है, जस्ट एक दूसरे के पीछे पड़ रहा है, टॉर्सनल एंगल 0 है, बट CH3 और CH3 एक दूसरे के वो नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए C एंड E will have same energy and so same stability, whereas A will be the most unstable. Why? Because this is perfectly eclipsed. सबसे बड़े ग्रुप एक दूसरे को बिल्कुल लाए कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अभी तक के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो A स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं लिखूं, A is less stable than C and E, whereas C and E are equally stable। ठीक है ना बेटा, C and E are equally stable। ये मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करता हूं। ये कभी पिंक चलने लगता है, कभी येलो, ये भी अपने मन मर्जी का है ना, तो अपन भी अपनी मन मर्जी से पढ़ाते रहेंगे, कौन सी बड़ी बात है। A लेस स्टेबल है C और E से, तो इसका मतलब C और E की एनर्जी कम होगी A से। वाई? बिकॉज दिस इज परफेक्टली इक्लिप्स्ड। अब जो ये वाली है स्टैगर्ड, इनके नाम बेटा अब यहाँ पे ज्यादा कन्फॉर्मर बन गए, तो इन्हें सिर्फ स्टैगर्ड और इक्लिप्स से नियम बताते हैं। इसे परफेक्टली बोला गया, इन्हें पार्शियली बोला गया। अब ये वाली जो फॉर्म है स्टैगर्ड में, जब CH3 मतलब 60 डिग्री पे एक दूसरे के, इन दोनों फॉर्म में, इन्हें बोला गया गॉच फॉर्म। क्या बोला गया? गॉच फॉर्म। और ये जो GAUCHE गॉच फॉर्म जो है, ये दोनों के दोनों देखिए एकदम सेम ही है। वाई? क्योंकि CH3 के 60 डिग्री पे इधर है और ये 60 पे इधर है, बाकी सब देखिए हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही। तो B और F एक तो बराबर एनर्जी के हैं और इनसे ज्यादा स्टेबल होंगे। B और F बराबर एनर्जी के हैं और C और E से कम एनर्जी के होंगे, बिकॉज इनमें टॉर्सनल एंगल कम है और टॉर्सनल एंगल ज्यादा है, टॉर्सनल स्ट्रेन कम है। सही है। और जो ये है जिसमें बड़ा ग्रुप और दूसरा बड़ा ग्रुप, दैट इज CH3 एंड CH3, एकदम अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, एकदम अपोजिट पे, इसे बोलेंगे एंटी फॉर्म। इसे क्या बोलेंगे? एंटी फॉर्म। और बेटा एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा, दैट इज कौन सा? D। दिस D इज द मोस्ट स्टेबल, एंटी फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल, बिकॉज इसमें जो टॉर्सनल एंगल है बड़े ग्रुप्स में, वो पूरा मैक्सिमम है, दैट इज 180। ऑल्दो इन दोनों का टॉर्सनल एंगल 60 है, बट ये गॉच से ज्यादा स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि बड़े ग्रुप्स के बीच में जो एंगल है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दूरी है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा एक चीज सोचिएगा। जस्ट इमेजिन ये जो येलो वाले हैं ना, येलो वाले CH3 हैं,
ठीक है, और ये H है, ब्लू भी और रेड भी H है, मान लो, है ना, मैं मनवा रहा हूँ तो मान लो यार, क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा। ये येलो जब मतलब CH3 जब एकदम 0 डिग्री पे दिख रहे थे हमें, है ना, ऐसे 0 डिग्री पे दिख रहे थे, तो बेटा इनमें टॉर्सनल एंगल जो होगा वो 0 था और टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगी। जैसे ही आपने ये किया तो टॉर्सनल स्ट्रेन घट गई, क्यों, क्योंकि एंगल आ गया बीच में। अब जब ऐसे किया फिर टॉर्सनल स्ट्रेन आ गई, ज़्यादा हो गई, रीजन, लेकिन अब CH3H के साथ है और यहाँ पे H CH3 के साथ है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो बढ़ी है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म, बट जो पहली वाली फॉर्म थी उससे कम है, उससे कम है। अब उसके बाद अगले में देखिए CH3 और CH3 जस्ट अपोजिट आ गए, एकदम अपोजिट, एंटी, एकदम एंटी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें टॉर्सनल एंगल भी मैक्सिमम है, टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम है और बड़े ग्रुप जस्ट अपोजिट हैं, और इस फॉर्म को एंटी फॉर्म बोला गया। फिर से पार्शियली एक्लिप्स्ड, गॉच, परफेक्टली एक्लिप्स्ड। अब ध्यान सुन लीजिएगा, परफेक्टली एक्लिप्स्ड CH3 पार्शियली गॉच, पार्शियली एक्लिप्स्ड, एंटी, पार्शियली एक्लिप्स्ड, गॉच, परफेक्टली एक्लिप्स्ड। सही है, तो ये स्टेबिलिटी का तरीका है, ये स्टेबिलिटी का है, और इसका जस्ट अपोजिट, A की सबसे ज़्यादा एनर्जी, CE की उससे कम, BF की उससे कम और D की उससे कम। तो ये पूरा का पूरा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है ब्यूटेन का, और इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। सही है बेटा। अब प्रोजेक्शन के और भी तरीके हैं, जैसे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम न्यूमैन प्रोजेक्शन है, बस इसे साइड से देखते हैं। जैसे उसमें हम फ्रंट से देखते थे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है, इसमें हम सामने से देखते हैं ना, ऐसे, इसके पीछे ये वो, अब इसको ऐसे देखिए, साइड से ऐसे, इस तरीके से, मतलब जैसे इसमें तो आपको पता है कार्बन CH3HH ये था, CH3HH ये था। अब इसे अगर हम ऐसे देखेंगे तो कार्बन कार्बन, सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे CH3HH, ऐसे साइड से देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन है, बस 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, HH। ये वाला कौन सा वाला होगा, ये होगा परफेक्टली एक्लिप्स, CH3 के पीछे CH3HH, उसे घुमा देंगे, है ना, घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 आगे वाला तो यही रखेंगे, HH, सही है बेटा। और इसमें ये CH3 ऐसे, ये H ऐसे और ये ऐसे, ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई, दिस फॉर्म इज बेसिकली गॉच फॉर्म। घुमा के फिर से यहाँ पे ले आएंगे, है ना, इस तरह से। अगला CH3HH, CH3, मतलब ये H और CH3 सेम प्लेन में और ये H, ठीक है बेटा। तो ये कौन सी हो गई, अब ये हो गई आपकी पार्शियली इक्लिप्स्ड। और इसी तरीके से मतलब सिर्फ ऐसे सामने की जगह ऐसे बनाना है, दिस इज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, इट इज दैट सिंपल। सही है। नेक्स्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये ग्लूकोज फ्रैक्टोज बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे तो वहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन से ही दिखाए जाते हैं ग्लूकोज, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे कि ऐसे, ठीक है बेटा, सही है। अब इसके हिसाब से बनाएं, अगर हम इस वाला जो सिनेरियो था, तो इसमें क्या है, ये दोनों कार्बन तो ये और ये मान लिए जाएंगे, और ये CH3 ऊपर ले लिया है तो इसके जस्ट ये नीचे ले लिया जाएगा, सही है। अब लेफ्ट पे मान लीजिए ये H है, तो ये वाला इसके पीछे वाला, जो ये वाला इसके पीछे वाला, ये भी इधर दिखाया जाएगा। राइट पे ये है H है, राइट पे ये वाला H भी दिखाया जाएगा। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, सही है। मान लो जस्ट इन केस इसको हमें ऐसे दिखाना है, अब ऐसे दिखाना है, और हम इसे अब रेड ब्लू इस तरीके से दिखाते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन है, तो चलिए रेड येलो, सही है, रेड और येलो दिखा दिया गया। अब रेड के लेफ्ट में ब्लू है, ब्लू, राइट में येलो, राइट में येलो, येलो के लेफ्ट में रेड, रेड, राइट में ब्लू, राइट में ब्लू। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्शंस हैं, दिखाने के तरीके हैं 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में,
और इस तरह से हम अपने कन्फॉर्मेशंस को अलग अलग प्रोजेक्शंस में दिखाते हैं। एक और है, वैसे तो वो मैं लिख के नहीं लाया हूँ, वो है वेज डैश। वो तो मतलब बिल्कुल सेम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है सेम एकदम। बस उसमें अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे CS3 आपको पता ही है, ये एकदम जो ऊपर नीचे होंगे, जो लेफ्ट वाले को है उसको वो इस तरह से दिखा देता है, जैसे मान लीजिए H, ठीक है, और जो आउटसाइड दी प्लेन है उसे वो थोड़ा डार्क करके दिखा देता है, बस H। इनसाइड दी प्लेन डैश से दिखा देगा, आउटसाइड दी प्लेन इस तरह से दिखा देगा। दिस इज वेज डैश, सही है। तो ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं हमारे कन्फॉर्मर्स के। कन्फॉर्मर्स हमारे क्या थे, एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट ओरिएंटेशंस ये होती हैं बिकॉज ऑफ फ्री ओरिएंटेशन, और इन्हीं को दिखाने के तरीके हैं। इनमें एनर्जी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब प्रोजेक्शंस और कन्फॉर्मेशंस होने के बाद आपका आइसोमेरिज्म पर बिल्कुल खत्म है, अब नहीं आऊँगा आइसोमेरिज्म के लिए बिल्कुल भी। और अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपके प्रोजेक्शंस और डिफरेंट आइसोमेरिज्म, आइदर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सब क्लियर हो जाएंगे। और इस सीरीज से हम लेते हैं अलविदा, ख़त्म करते हैं अपनी आइसोमेरिज्म की सीरीज़ को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे जल्दी आपके लिए फिर से कुछ वीडियोस लेके आएँ, और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ जो आपके +1, 11th, 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, नीट और जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी, शायद मैं GOC स्टार्ट करने वाला हूँ 11th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और थैंक यू। ओके बच्चों, टेक केयर।